नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है। ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के जरिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के, अपने, सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। देखो, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। जैसे आप ट्रिपलेट जानते हो, ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बराबर होगा 5 का स्क्वायर। ऐसे एक दो ट्रिपलेट याद कर लो, ज़्यादा नहीं। जैसे 3 4 5 और 6, इसका मतलब होता है 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। एक याद कर लो बस, इस पे ज़्यादातर सवाल आते हैं। 5 की क्यूब बराबर 6 की क्यूब होता है। ठीक है भाई। तो अब इसने कहा है कि उस घन की, अब आपने क्या किया, 6 की क्यूब को पिघला दिया, 8 की क्यूब को पिघला दिया, 10 की क्यूब को पिघला दिया। तो बराबर क्या बन जाएगा? ये 3 4 5 6 का ट्रिपलेट होता है, तो 6 दूनी 12 की क्यूब बन जाएगी। यानी कि जो आएगा वो 12 की क्यूब होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है? बेलन की त्रिज्या क्या है? ये देखो भाई, एसएससी एमटीएस में आया, ये थोड़ा ठीक सवाल आते हैं। फिर भी बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है, त्रिज्या पूछ रहा है। अरे वाह। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 22/7 इंटू आर पूछिए, ये 10 बराबर 440। जीरो से जीरो कट गया, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, आर कितना होगा? 7। यही सवाल का उत्तर है। एमटीएस में आया हुआ सवाल कौन नहीं कर पाएगा? 7 उत्तर है। कोई आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, इसे इसकी भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार आकृतियां बनाने के लिए बढ़ाया जाता है। पूरे लॉन को ₹100 प्रति मीटर की लागत से समतल करवाने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे यदि आयताकार लॉन की छोटी भुजा की लंबाई 12 है? देखिए भाई, अगर एक 12 है तो ये 24 है, ये 24। अगर ये 12 तो ये 24। आपने ऐसे क्यारियां बना दी। ठीक है, आपने क्या किया? ऐसे क्यारियां बना दी। अब इस क्यारियां बनाने के बाद क्या होगा? हमें टोटल एरिया निकालना है भाई। क्या होगा टोटल एरिया? टोटल एरिया कितना हो गया? 24 गुणा 12 प्लस, अब ये और ये कंप्लीट सर्किल और ये कंप्लीट सर्किल, तो 2 सर्किल होगा जिसकी एक की रेडियस 12 का स्क्वायर और दूसरे की रेडियस 6 का स्क्वायर। यही हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ये आ गया 288 और ये 3.14 गुणा 144 और 36 कितना होगा? तो आप कहेंगे 180। 180 से इसको गुणा करें तो टोटल एरिया कितना आ रहा है भाई? 288 प्लस 18 चौक 72 का 2 हासिल 1, 18 कम 18 और 1 19 का 9, 19 का 9 हासिल 1, 18 54 और 1 55, 559.2। यानी 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 847.2 एरिया आ गया। हमें ये वाली बात पता है कि इसको समतल करने में ₹100 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। कहीं कहीं हमने गुणा करने में कोई मिस्टेक तो नहीं की। 144 और 36 तो 180 ही होगा। 565.2 आ रहा है ये, सॉरी 565.2 प्लस 288 853.2। 853.2 को
जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो खर्चा कितना आ रहा है? 85,320, यही उत्तर है। किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 5 गुने से 12 डिग्री कम है, उस कोण के 5 गुने से 12 डिग्री कम है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं किसी कोण का संपूरक कोण कोण के 5 गुने से 12 डिग्री कम है। द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। तो देखिए मैंने ही मान लिया कि ये अल्फा है, ओरिजिनल एंगल अल्फा है, और इसका जो सप्लीमेंट्री है वो 5 गुने से 12 कम है, इसका 5 गुना 5 अल्फा माइनस, ये कह सकता हूं मैं 5 अल्फा माइनस 12 अल्फा। ये बात क्लियर है कि नहीं? 5 अल्फा माइनस 12 और अल्फा। इज इट करेक्ट? आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में कि इस कोण का कोटि पूरक पूछ रहा है, यानी 90 माइनस अल्फा पूछ रहा है। ये आप चाहो तो लिख लो कहीं पे भी कि कोई आपसे पूछे कॉम्प्लीमेंट्री, कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अल्फा क्या होगा, तो जवाब होगा 90 माइनस अल्फा। अगर कोई आपसे पूछे कि सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ऑफ अल्फा क्या होगा, तो जवाब होगा 180 माइनस अल्फा। ये बात डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये दोनों कोण, मैंने एक बात कही छोटी सी कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा, 180। तो 6 अल्फा बराबर 180 प्लस 12 डिग्री, तो अल्फा कितना आएगा, 6 तिया 18, 30 डिग्री प्लस 6 दूनी 12 बराबर 32 डिग्री। अल्फा कितना होगा, 32 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है, लेकिन ये तो उत्तर नहीं है क्योंकि अल्फा तो पूछा नहीं है, 90 माइनस अल्फा पूछा है। तो यहां रख देते हैं 90 माइनस अल्फा 32, कितना आ जाएगा जी, 40 घटा देते हैं 58 डिग्री, यही उत्तर है। ये सवाल देखो भाई, छोटे छोटे टुच्चे सवाल हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइंड द एंगल सी, एंगल सी पूछ रहा है आपसे, क्या होगा एंगल सी। मैंने कहा अगर हम इसको आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, तो आप कहते हो कि यार ये 58 है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 58 हो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही पढ़ी थी ना हमने, कि अगर टेंजेंट है टेंजेंट पे 58 बन रहा है। अब ये 58 है तो ये इसका डबल होगा 116, ये उत्तर आ गया। क्या मुश्किल हो रही थी इस सवाल को करने में? क्या कोई बच्चा ऐसा था जिसको मुश्किल हो रही थी इस सवाल को करने में? ये पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवालों में से एक था, जिसको CHSL ने 27 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में पूछा। कोई बच्चा इस सवाल का सॉल्यूशन बता सकता है? देखो, AB माइनस 1 बटे बी, CB माइनस 1 बटे सी, AC माइनस 1 बटे ए है, तो A बाई सी B बाई ए प्लस C बाई बी का मान क्या होगा? बड़ा बड़ा अपने आप में अच्छा सवाल है, क्यूट सवाल है। मैं तो कहूँगा यहाँ पे अगर हम सिमेट्री लगा दें तो बेहतर होगा, और सिमेट्री से ये सवाल एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिमेट्री पढ़ा ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तरीका आज इस बार इस सवाल का जान, एक बार तरीका जानते हैं। जब मैं सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो A बराबर B बराबर C कराऊंगा, बट अभी मैं चाहता हूँ कि एक बार इसका तरीका जान लें तो मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। जैसे ये तो पता है, चलो हमने डिवाइड कर दिया कि भाई A माइनस 1 बटा B बराबर B माइनस 1 बटा C बराबर A C माइनस 1 बटा A। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाई। अब आपको चाहिए A बाई C, तो कैसे निकलेगा? आपको चाहिए B बाई A, तो कैसे निकलेगा? क्या हम कर सकते हैं? वही सबसे अच्छा है कि मैंने इन सबको K मान लिया। मैंने ये कहा कि A माइनस 1 बटा B बराबर भी K है। मैंने कह दिया B माइनस 1 बटा C बराबर भी K है। मैंने मान लिया C माइनस 1 बटा A बराबर भी K है। ठीक है, इतनी सी बात है। अभी मैंने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ध्यान से अब आपको देखने की लेकिन ज़रूरत है। और वो क्या है कि आपको चाहिए A बाई C चाहिए, B बाई A चाहिए और C बाई B चाहिए।
ये चाहिए a बाई सी, तो मैं मान लूँ c से भाग कर दूं भाई इसको। आप बता दो मुझे जैसा आप चाहते हो। मुझे a बाई सी चाहिए तो मैं चाहता हूं कि मैं c से भाग कर दूं, या c से गुणा कर देता हूं, ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे मुझे c बाई बी चाहिए तो मैंने c से गुणा कर दिया, ठीक है, चलेगा, चलेगा भाई। फिर मैंने कहा मुझे a बाई सी चाहिए तो मैंने a से गुणा कर दिया, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि मुझे और क्या चाहिए, तो आपने कहा कि जी आपको b बाई ए चाहिए तो आपने b से गुणा कर दिया। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया, जोड़ सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ जी जोड़ लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस क्या आ रहा है, सी बाई बी ए बाई सी। ये तरीका क्यों जानना जरूरी है मैं आपको बताऊंगा जब कल या परसों में एक दिन फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तब पता चलेगा आपको। जो तरीका हम वहाँ सीख रहे थे, यहाँ उस तरीके के बिना सवाल हो ही नहीं सकता। ये आगे चलेगा, ये सब चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा भाई, बोलो। अब देखिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले कि भाई ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है या नहीं, आप बताना। मैंने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ बी से गुणा किया है, बी से। अलग से लिख के कर देता हूँ नहीं तो आपको समझ। यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं, क्या था हमारे पास, जैसे आपको पता है कि मैंने इसको के माना है, के माना है ना। आप बताना ए बी माइनस वन क्या है, के बी, यही है, यही है कि नहीं। और सी बी माइनस वन क्या है, के सी। बड़ा मुश्किल सवाल आया गंदा, जब आप सिमेट्री पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल कितना आसान है ये। और जब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो वही सेम चीज आ रही है जो इधर आ रही थी, यही आ रही है। तो क्या भाई मैं इसको लिख सकता हूं बराबर में, इस सेम चीज की वैल्यू में ये लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3। अब आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा, पूरा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो उत्तर क्या होगा। ये बहुत मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया, ये अपने आप में एक मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया, और ऐसे सवाल पहले भी कई बार पूछे गए। बहुत अच्छा सवाल है, मेंस 2022 में आया। इस सवाल को एक बार देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए। देखो भाई x 32.5, y 34.6 और z 30.9, और ये पूछ रहा है। बहुत बहुत मुश्किल है इसको निकालना, लेकिन कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। हम कैसे निकालेंगे आपको पता ही है कि हमारे पास ऐसे सवालों को करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है कि हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 30 तिया 90 और 4 और 2 6 और 9 और 2 8, यानी 98 हो जाएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, 98। एक ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, कोई बता सकता है इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 2.1 आ जाएगा, 2.1 का स्क्वायर 4.41 आ जाएगा, प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना होगा, 3.7। ये तो बहुत गंदा आ रहा है यार, जोड़ते भी जाना है हमें साथ के साथ, देखते रहिए कितना बनेगा जोड़ के। और z माइनस एक्स कितना होगा, z माइनस एक्स में मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो 2 घट रहा है और 1.6 2.56 आएगा, 2.56। देख पा रहे हैं सब, ये आ जाएगा जी जोड़ के हाफ 98 इंटू, हमने क्या किया 4.41, 13.69 और 2.56 को जोड़ दिया, तो ये आ गया जी 20.66। 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटने पे 10.33। अब अगर आप चाहो तो इसको 0.98 लिखना चाहो और इसका 100 इधर भेज दो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 0.98 और 100 इधर भेजूंगा तो 1033। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि सवाल में 0.98 के बराबर था, यानी के ही 1033 है।
तो इतने मुश्किल और कैलकुलेशन वाले सवाल भी पेपर में आते रहे हैं। मेंस में ये सवाल आया है, आप खुद आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। देखो, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी क्यूब माइनस बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस सी की क्यूब ए की क्यूब माइनस ए की क्यूब बी की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा कि मैं किसी एक टर्म का डिग्री निकाल लेता हूं, तो आपने कहा कि लास्ट वाले टर्म पकड़ लेता हूं और इसकी डिग्री बता देता हूं। आपने कहा पावर 3 है, जुड़ जाएगी, 3 और 3 मिला के कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 और 3 मिला के, ठीक है 6। अब मैं देख रहा हूं कि 6 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक ही ऑप्शन है, 1 1 1 और ये 1 1 6, एक ही ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज थी डिग्री। अब पता चला कि क्यों सिखाई जा रही थी डिग्री। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई कि डिग्री क्यों सिखाई जा रही थी भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स माइनस पी का स्क्वायर है, देन द रिलेशन अमॉन्ग ए बी सी। देखो भाई, एक चीज समझना, यहां से एक बात तो पता लग रही है कि अगर ये इसके बराबर है, भाई यहाँ एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, पी। एक ही वैल्यू पी आने का मतलब क्या है, रूट इक्वल है। अरे सीधी सीधी बात है कि रूट इक्वल है। अगर कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो तभी ऐसा संभव है जब रूट इक्वल हो, ठीक है। अब अगर रूट इक्वल है तो बी स्क्वायर बराबर 4, इसी बात का एक लाइन में हो गया समझ। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसे खोलेंगे, ए एक्स स्क्वायर से काटेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे और फिर बता पाएंगे कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल था, मैं दोबारा बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, रूट अगर इक्वल आ रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके रूट इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से x का एक ही मान आएगा। तो रूट इक्वल तभी आते हैं जब वो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो देख के कोई भी बता सकता है कि इसके रूट इक्वल होंगे, और रूट अगर इक्वल हुए तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल सबसे जबरदस्त है, ये अलग ही लेवल का सवाल है। अगर ये किसी बच्चे से हो गया तो बवाल कट जाएगा। चलो भाई, ये सवाल बड़ा प्यारा है। और ये क्या कह रहा है, देखो x की घात 4। अब जैसे ऊपर वाले के फैक्टर की बात करें, अगर हम ऊपर वाले के फैक्टर की, तो आपको पता है कि फैक्टर कैसे होंगे। पहले x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे अभी x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अब दोनों के फैक्टर कर लेते हैं बेटा। ऊपर वाले का फैक्टर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले के फैक्टर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपको पता है कि एक फैक्टर कॉमन हो गया, एक फैक्टर ऊपर जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, वो कट जाएगा इससे, और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बचेगा, और नीचे कितना है, एक्स प्लस 1। समझ पा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक फैक्टर बचेगा, कट जाएगा, बोलो। तो मैंने इसके फैक्टर किए, x की घात 4 था तो इसको 2x स्क्वायर कर दिया, एक एक्स स्क्वायर घटा दिया। ये जो यहां से यहां तक था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स की क्यूब प्लस 1 की क्यूब, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आएगा और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये वाला इससे एक बार कट गया, फैक्टर ऊपर से कट गया, तो इतना बच गया। अब मैंने कहा कि ये इतना बचा हुआ है, इसको किस तरीके से करेंगे, तो दिखाता हूं आपको किस तरीके से करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी इसके और भी फैक्टर करना चाहते हैं, नहीं, अब क्या करेंगे इतने फैक्टर करके, अब नहीं करते। अब बस क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं भाई। देखो, इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 और बटे x प्लस 1। ये अच्छा सवाल था बहुत, मैंने तभी कहा था। अब डिवाइड करूंगा तो x बचेगा प्लस 1 बटे x प्लस 1 बचेगा, इतना बचेगा। अब आपको मालूम है कि x कितना है भाई, यहां से x है जी 8 प्लस 4 रूट 5, यही है x। x प्लस 1 कितना होगा जी, 9 प्लस 4 रूट 5। लेकिन हमें तो 1 बटे एक्स प्लस 1 निकालना है,
तो 1/9 + 4√5। अब मैंने रेशनलाइज कर दिया, 9 - 4√5 बटे 9 - 4√5। तो आप देखेंगे कि 9 × 81, 4 × 16 × 5 80, नीचे 1 बचेगा, ये आ गया 9 - 4√5, ये आ गया। तो मेरे पास अब दोनों चीजों की वैल्यू आ गई। क्या क्या? x की वैल्यू तो है मेरे पास 8 + 4√5, और मेरे पास 1/x + 1 की वैल्यू क्या है? ये आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल था, किसी बच्चे से नहीं हुआ। 8 और 9 17, किसी का आ रहा था उत्तर 17? देखें आगे बढ़ते हैं। अब पता है इसमें तो देखिए फॉर्मूला लगेगा नहीं, इन दोनों में लगा लेते हैं cos c + cos d। तो cos c + cos d लगाएंगे तो क्या होगा? 2 cos 3 थीटा 7 थीटा cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा बटे, इन दोनों में लगाएंगे cos c + cos d, 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। ठीक है, अब जो प्लस वाला है ना उसको भी थोड़ी देर के लिए अलग रहने देते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे जी इसे सॉल्व करूंगा मैं तो cos 3 थीटा कॉमन लेके कट रहा है, जैसे मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ? cos 5 थीटा, अंदर कितना बचेगा? 2 cos 2 थीटा प्लस 2, नीचे से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? तो आप कहेंगे जी cos 3 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा प्लस 2, ये हुआ। अब आपने देखा है आपस में कट गए, दोनों कट गए। कट जाता है, कुछ भी कट जाता है, लोगों का कट जाता है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि यार इस सवाल को हम करें कैसे? तो cos 5 थीटा को ब्रेक कर देते हैं। कैसे? cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। उल्टा भी हो सकता था, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, आप कहो तो वो तरीका बता देता हूँ, जैसे आप कहो। तो मैंने जब ब्रेक किया और नीचे cos 3 थीटा, तो cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे जी cos a cos b माइनस sin a sin b बटे cos 3 थीटा। ठीक है, भाग कर दिया मैंने। अब जब मैं भाग करूंगा तो ये क्या बचेगा? आप ध्यान से देखो, cos 3 थीटा का इसमें भाग लगेगा तो खाली cos 2 थीटा बचेगा, इसमें भाग लगेगा तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा, माइनस का tan 3 थीटा इंटू sin 2 थीटा। अब कोरिया का बच्चा भी इस बात को समझता है कि ये जो है ना ये इससे कट जाएगा जो प्लस में है, तो केवल उत्तर जो बचेगा वो इतना बचेगा, cos 2 थीटा। ए इज द करेक्ट आंसर। एक टावर के ऊपर से एक बाज ने 60 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखा। सांप टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। अरे भैया सांप है, भागो भागो। बाज सांप को पकड़ने के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीधी रेखा में उड़ रहा है। तो बाज द्वारा सांप को पकड़ने में लगने वाला समय बताना है क्या होगा। एक टावर के ऊपर से एक बाज 60 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखता है। आदमी देख लेता है, कुछ तो आदमी सांप होते हैं, 60 डिग्री के कोण पे देखता है। सांप टावर के फुट से 100 मीटर की दूरी पर है। ये रहा 100 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए आपको ये बात पता है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 1 होता है 60 के केस में, तो ये 2 क्यों निकाला है? क्योंकि बाज को दूरी तो ये वाली तय करनी है, ये सांप तक आने के लिए। ये रहा सांप, बाज कहते ना तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, वही वाला बाज है ये जो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये 60 है, ये 1 और ये 2, यानी इसको 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 2 की वैल्यू 200 मीटर दूरी चलनी है उसको। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 की वैल्यू 100, 2 की 200, तो मैं ये कह रहा हूं ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और हमें टाइम निकालना है भाई। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है? 200, स्पीड कितनी है? 20, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं 10 सेकंड में रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ पजेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। देखें
एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 45 है। मैंने पिछली क्लास में सवाल करना सिखाए थे। अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 45 है, ठीक है, तो भाज्य क्या होगा? एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है भाजक। अगर ये इसका 4 गुना है तो ये 180 है, और ये 10 गुना है भागफल का कोशेंट का, यानी कि ये 18 है, ये 18 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये x कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपने देखा था x कितना होगा, 180 गुणा 18 प्लस 45, 18 18 324, 3240 प्लस 45 बराबर 3285। 3285 यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? करा चुका हूं ऐसा सवाल, बी सबका आंसर है। अगला सवाल, तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 82 80 है, उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखो भाई, अब मैं कह रहा था कि जब कभी इस तरीके का सवाल आता है कि तीन संख्याएं और उनका लघुत्तम समावर्तक 82 80 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? अब हम ये कह सकते हैं कि ये तीन संख्याएं 3x 8x और 15x है, जहाँ x HCF है, x HCF है। मैंने कहा ही था अभी आपको कि x से गुणा कर देंगे, x HCF। अब अगर मैं इसका LCM निकालूं तो आप कहेंगे कि जी LCM इसका आ जाएगा 15 8 120x, LCM आ जाएगा, क्योंकि तीन तो कॉमन है ही, तीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर 82 80, 82 80, ठीक है। 0 से 0 कट गया, x बराबर 12 से भाग करूंगा, 12 छीन 72, 12 निम्मा 108, x 69 आ गया। पूछा क्या है सवाल में? शायद यही पूछा है, 69 ही। यार हमारा तो ये आ रहा है उत्तर, आपका क्या आ रहा है? शायद ऑप्शन गलत होंगे इस सवाल के। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं पहली छूट 10% की है। 10% छूट का मतलब ही होता है कि 10 पे 1 की छूट, यानी 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं। 10% का मतलब है 1/10। 10 का सामान 1 की छूट पे 9 में बिक रहा है। 20% का मतलब 1/5 है, 5 का सामान 4 में बिक रहा है। 25% का मतलब क्या है? 4 का सामान 1 का डिस्काउंट 3 में बिक रहा है। 10 का 9 में, 5 का 4 में, 4 का 3 में बिक रहा है, ये बात है। ठीक है, क्लियर है बात? मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 4 से 4 कट गया, 10 पंजे 50 और 9 तिया 27। मैं ये कह सकता हूं कि 50 रुपए का सामान था, मैंने 23 का डिस्काउंट दे दिया, 27 में बेचा। सवाल ये MP है, ये SP है। डिस्काउंट के बाद पहली 10 से 9, दूसरी 5 से 4, तीसरी 4 से 3। आपने देखा कि जी 27 की वैल्यू सवाल के अंदर 2592 है, 2592। तो एक की कितनी होगी? एक की कितनी होगी? 27 निम्मा 243, बचेगा कितना? 1 4, 1 6 2, 27 छिक्के 162। एक की वैल्यू 96 आ गई। 50 की निकालनी है, 100 की 9600 होती, 50 की आधी होगी 4800। महा नालायक और नौटंकी सवाल था, जो कि बेहद आसान था, और आपने सीखे भी इस तरीके के सवाल करना। सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद रुपए 20,400 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों तक निवेश किया? टाइम पूछ रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो 12,000 है। अगर मैं ब्याज की बात करूं ऐसा ही, तो आप कहेंगे जी अमाउंट करना है 20,400 और उसमें से 12,000 घटा दिया, यानी 8400 ब्याज चाहिए। और ब्याज किसके बराबर होती है? पी कितना है? 12,000 इंटू आर कितना है? 10 टाइम टी बटे 100। 0 से 0 कट गई, ये 2 0 कट गई, ये 2 0 आपस में कट गई। टी कितना आ रहा है? 12 7 84, 7 साल। 7 साल
रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे, मैडम बैठ जाओ तुम बुलेरो में, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। बोलो भाई, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? सीपीओ 2020 में आया ये सवाल। देखो भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले मैं एलसीएम लेके समझाता हूं सवाल कह क्या रहा है। ए कितना काम दिनों में काम खत्म करता है? 12 दिनों में। बी कितने दिन में खत्म करता है? 15 दिनों में। सी कितने दिनों में खत्म करता है? 20 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये एक दिन में कितना काम चटकाएगा? 5, ये 4 और ये 3। 5, 4 और 3 चटकाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी बात, पहले आप सवाल समझना। इसने ये कहा है कि इस काम को खत्म करने में न्यूनतम समय लगाना है। न्यूनतम समय लगाने का मतलब क्या है कि पर डे ज्यादा से ज्यादा काम हो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर डे मैक्सिमम वर्क हो। बोलो भाई, मैं ये कह सकता हूं कि पर डे मैक्सिमम वर्क हो, ये मैं कह सकता हूं या नहीं? पर डे मैक्सिमम वर्क हो, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, आपने यहां पे एक छोटी सी चीज जोड़ दी कि भाई पर डे मैक्सिमम वर्क हो, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ए और बी से काम कराऊं और ए और बी मेरे लिए काम करें, क्योंकि एक दिन में 2 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते, कंडीशन है। 2 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते, एक दिन में 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो मैं ए और बी से कराऊंगा और 5 और 4 वो 9 काम कर देंगे। फिर कई लोग कहेंगे कि हम बी और सी से कराएंगे। अरे क्यों कराओगे? बी और सी तो कम काम करते हैं, आप ए और सी से कराओ। तो आपने कहा एक दिन में 8 काम करें। अब बच्चा बोला कि मैं फिर बी और सी से कराऊंगा। मैं कहूंगा नहीं कराना बी और सी से। क्यों कराना है? इसने यही तो कहा है कि लगातार 2 दिनों में सेम जोड़ा काम नहीं कर सकता, लगातार 2 दिनों में। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर ए बी ने पहले किया था तो अब ए बी नहीं कर सकता, और अब ए सी ने किया है तो अब ए सी नहीं कर सकता, लेकिन ए बी वापस तो कर सकता है। यानी ये जो काम है वो इस तरीके से होगा, ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी। बी सी से हम कराएंगे ही नहीं। क्यों नहीं कराएंगे बी सी से? क्योंकि बी सी कम काम कर रहा है, तो काम खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यहां से मुझे पता चला कि 2 दिनों में 17 काम हो गया। 17 काम हो गया। अब अगर मैंने 3 से गुणा कर दिया इसको, तो 6 दिन में 51 काम हो गया। अब हर 2 दिन के बाद ए और बी का नंबर आता है, तो ए और बी आएंगे और एक दिन में 9 काम कर देंगे। तो पता चला कि टोटल 7 दिनों में 60 काम हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, जिनका 7 से ही 3/7 था, गलत था। अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई? गलती पता चली। देखो सवाल थोड़ा टेक्निकल था। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, और यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते, यह साफ साफ दिया हुआ था। सवाल था कि अमिता अपने घर से 3:30 की चाल से चलती है, 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है, अगले दिन 4:30 से चलती है, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी पहले तो 6 मिनट देरी थी, अब 10 मिनट जल्दी है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 16 मिनट का अंतर आ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अंतर कितने का आ रहा है? 16 मिनट का आ रहा है। ठीक है भाई, मैंने यहां से स्पीड निकाली, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 3.5 बटे, स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 3.5 बटे 4.5। ये आ गया स्पीड का रेशियो 3.5 बटे 4.5। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 4.5 बटे 3.5। 5 नीम 45, 5 सत्ते 35, 9/7। तभी एक लड़का बोला कि जो अंतर है टाइम का वो 16 मिनट का है, यानी 2 की वैल्यू 16 मिनट है। मैंने भी बोला भैया 1 की 8 मिनट है, 1 की 8, तो आपने 9 की निकाल दी, 9 8 72 मिनट। 72 मिनट को जब मैंने आवर बनाया तो 72/60 6/5 घंटे आ गए। मानते हो? मिनट को आवर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 60 से भाग कर देंगे, कर दिया हमने। अब हमने आपसे कहा कि भैया डिस्टेंस बताइए, तो आपने कहा कि जी डिस्टेंस 3.5 तब है जब टाइम 6/5 घंटे लगा है स्पीड, तो 3.5 इंटू 6/5, 5 सत्ते 35, 0.7, 4.2 किलोमीटर।
अब मुझे बता दीजिए कि अब अगर ऐसा कभी सवाल जीवन में आएगा तो गलती करेंगे या कर लेंगे? हर हाल में आएगा जरूर। आपने देखा 18 मेंस में आया है, मैंने 20 मेंस का लिया नहीं, वरना 20 मेंस में भी आया है, हर बार आया है, हर बार आ रहा है। बताओ मुझे। देखो भाई, किसी संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग 100 है, मतलब इससे सरल सवाल दुनिया में नहीं है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है तो महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। यार एक बात बताओ, अगर कुल छात्रों की संख्या का x% निकालूं तो वो भी x होगा, होगा या नहीं होगा? बताओ। 100 का x% तो x होगा। और आप कह रहे हो कि पुरुष भी x हैं, यानी दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो दोनों फिर 50-50 हैं। और यही पूछ रहा सवाल, यही पूछ रहा सवाल में। एक लाइन का सवाल था, आगे बढ़ते हैं। साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल संख्या का x% है महिला, 100 का x% x, और पुरुष भी x, दोनों x। इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा कि पुरुष भी x हो सकता है, महिला भी x हो सकती है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी धोखे उधर भी हैं, धोखे इधर भी हैं। ये कह रहा है एक चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो लगा दीजिए, या तो फॉर्मूला लगा दीजिए, या इस सवाल को हम तरीके से भी बताएंगे, दोनों तरीके से करेंगे। पहले आप कोशिश करिए फॉर्मूला लगा के। देखिए, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। मैंने भी आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। बात एक ही है, क्वांटिटी लिख लो, कंजम्पशन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाएंगे, 15% बराबर प्राइस कितना होगा, 25%, प्राइस 25% होगा, ठीक है, प्लस बी प्लस 25 b/100, ठीक है। तो यहां से लेकर आएंगे -10 बराबर 5 b/4। यहां से b का मान कितना आ गया, -8%। इसका मतलब है कि हमें खपत में माइनस मतलब कमी करनी पड़ेगी, कितनी, 8। मैं इस सवाल को बिना फॉर्मूले के भी बताना चाहता हूं क्योंकि कल को ऐसे सवाल भी आएंगे जो बिना फॉर्मूले पे होंगे तो वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस सवाल का एक और तरीका देखेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। ये समझ पाए कि नहीं, तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लगाना है। देखो इस सवाल को और कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दिया यहाँ पे, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर 15% बढ़ा है। 15% का मतलब 3/20 होता है, यानी 20 से 23 हुआ है। एक्सपेंडिचर 20 से 23 हुआ है, हमने रेशियो लिख लिया, ठीक है भाई। अब 25% की वृद्धि हुई है, 25% का मतलब 1/4। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस क्या हुआ है, 4 से 5 हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कंजम्पशन क्या होगी, तो आप कहेंगे कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो मैंने जब इसको भाग लगाया तो ये आ गया 20/4, 5 रेशियो 23/5। 5 से गुणा करूंगा तो रेशियो आ गया 25 से 23 आ गया, यानी कंजम्पशन 25 से 23 हो रही है। आप देख रहे हो, कंजम्पशन 25 से 23 हो रही है, यानी 2 कम हो रही है। 25 पे 100 पे कितनी होगी, 8। 8% इज द करेक्ट आंसर। ये तरीके से हमने सवाल को किया और ये फॉर्मूले से किया। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों चीज समझ आ गई होंगी। डिपेंड करेगा, डेटा डिसाइड करेगा कि हमें फॉर्मूला लगाना है या ये रेशियो मेथड लगाना है, डेटा डिसाइड करेगा। पाइप ए और बी किसी टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकता है। पाइप ए 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है, पाइप सी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ गया, 16, 24, 40 का एलसीएम मुझे लगता है आ जाएगा 40 को 80 नहीं कटेगा। 80 क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि उसमें 3 नहीं है, 240 ही लाना पड़ेगा, 240। तो ये कितनी बार कटेगा 240 से, 16 एकम 16, 16 में 5 80, 15 बार कटेगा। 24 की बात करें 10 बार कटेगा, 40 की बात करें 6 खाली करता है, ठीक।
तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। 10 घंटे तक तीनों चले हैं, ए चलाए, बी चलाए, सी ने खाली किया है। ये 15 भरता है, 10 भरता है, 25 में से 6 घटाए, 19 पानी जा रहा था और 10 घंटे तक गया है 190। 190। अब इन्होंने कहा है कि पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो अब बी है और सी अभी भी खाली कर रहा है। जो 1 मिनट में कितना खाली करते हैं, 1 मिनट में एफिशिएंसी क्या है, 4 भरेंगे अब, क्योंकि 10 भरेगा 6 खाली करेगा, 1 मिनट में 4 भरते हैं। भरना कितना है हमें, 50 भरना है। 50 को 4 से भाग करेंगे, 25/2 12.5, ये आंसर आ जाए। क्या मुश्किल था कि देखो ए 16 में, बी 24 में, सी 40 में, एलसीएम 240 आ गया। ये 15 भरता है, 10 भरता है, 6 खाली करता है। सबसे पहले 10 घंटे के लिए ए के साथ बी और सी ने काम किया, तो जब ए चलता है 15 10 25 में से 6 गया 19 और 10 घंटे के हिसाब से 190। 19 गुणा 10 घंटे के हिसाब से 190। इज इट क्लियर? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। 190 जब भर गया तो बचा कितना था, 50 बचा था। 50 को हमने कहा 50/4 12.5 घंटे लगेंगे। तो बी माइनस सी 1 मिनट में कितना भर रहा था जी, 4। तो 50/4 12.5 में टंकी भर जाएगी। एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 है। प्रथम 3 छात्रों की औसत 30 है। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र के 4 कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इज 5 मोर देन। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु, एज ऑफ 4th स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ 5th स्टूडेंट। एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की आयु के औसत से 5 वर्ष अधिक है। तो चौथे तथा 5वें छात्र की, भाई ये तो इन्होंने बहुत लंबा सवाल पूछा है। झंड कर दूं इसकी, बोलो आप बस कह दो कि गुरुजी इस सवाल की झंड कर दो, आप बुरी तरीके से इसकी बैंड बजा दो। लो मैं बजा दूंगा, लो लो लो, अब बजेगी झंड। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, 7 छात्रों की, देखना कितने प्यार से करूंगा, 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष। अब मैं ये कह रहा हूं प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 3 वर्ष है। पहले 3 की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। 3 की तो ये हो गई। अंतिम छात्र की औसत, अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु समान है और प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है। ये भी बात बोलते हैं इन्होंने क्या कह दिया, लास्ट के जो 2 हैं उनकी आयु समान तो है ही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है, यानी 35। ये लो जी। अब मुझे क्या क्या चाहिए, बस 5 लोग तो ये हो गए। अब मुझे एक तो 4th और एक 5th की बात करनी है, ठीक है भाई। चौथे तथा 5वें छात्र की औसत आयु पूछी है, क्या होगी, औसत ही पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं, एवरेज पूछा। मैंने कहा मैं तो ये मान लेता हूं सबका एवरेज 28 है, तो आपने कहा मान लो, हमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा लो जी सबका एवरेज 28 है। तभी आपने कहा जी उत्तर 28 आ जाता कितनी अच्छी बात होती, लेकिन पंगा है ना। मैंने कहा क्या, बोले यहाँ ना ये छात्र 2 साल ज्यादा लेके बैठे हैं और ऐसे 3 छात्र हैं, नहीं 6 साल ज्यादा लेके बैठे हैं, तो जब इसके सम की बात आएगी तो आपको 6 साल कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा माइनस। सम की बात हो रही है, ये एवरेज है, ध्यान रखना। मैं ये कह सकता हूँ कि सम पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि 6 साल अगर इन्होंने ज्यादा ले लिया तो इनका सम 6 साल कम रखना पड़ेगा मुझे। अब इन्होंने कितना ज्यादा ले लिया, इन्होंने 7 साल ज्यादा ले लिया और 2 लोगों ने ज्यादा लिया तो 14 साल ज्यादा ले लिया, तो ये 14 भी मुझे कम करना पड़ेगा। अब 14 और 6 यानी 20 साल अगर मैं कम करूंगा और 2 बंदों पे कम करूंगा तो उनका एवरेज सीधे 10 कम हो जाए। तो मैंने यहाँ से 10 कम कर दिया, कितना होगा, 18 साल एवरेज। क्या किसी का उत्तर आ रहा है? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ इस सवाल को। मैंने कहा कि 7 लोगों की औसत आयु 28 वर्ष है, 3 लोगों की 30 साल थी, 2 लोगों की 35 साल थी। तो जब ये 2 ज्यादा थी यानी 6 साल ज्यादा हो गई तो 6 साल कम करना पड़ेगा। ये 7 दूनी 14 साल ज्यादा हो गई तो 14 साल कम करना पड़ेगा, तो 20 साल बटे 2 10 साल कम हो जाएगा। तो 4th प्लस 5th 28 साल माइनस 10 साल, 10 साल एवरेज कम हो जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट इसका सम लिख सकते थे, 56 में से 20 घटा के 36/2 कर सकते थे, बात एक ही थी। तो हमारी आपकी बात हुई थी कि भैया एबीसी 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनुपात
34, 61, 45 है। तो कई बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि यार मैं 34 को किसके स्क्वायर में तोड़ सकता हूं। तो एक बच्चा बोला कि मैं इसे 9 और 25 में तोड़ सकता हूं, मैं इसे 25 और 36 में तोड़ सकता हूं, और मैं इसे 36 और 9 में तोड़ सकता हूं। तो यहां से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि जो ए स्क्वायर है, जैसे जो कॉमन है दोनों में, जैसे इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है और पहले और लास्ट के में ए स्क्वायर कॉमन है, तो देखते ही पता लग रहा है कि ए स्क्वायर 9 होगा, बी स्क्वायर 25 होगा और सी स्क्वायर 36 होगा। यही होगा। अब हमसे पूछ रहा है सवाल में कि b माइनस ए, तो मैं यहां से कह सकता हूं मित्र a3, यहां से कह सकता हूं b5, यहां से कह सकता हूं c6। तो b माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस b और c माइनस ए पूछ रहा है क्या होगा। तो b माइनस ए कितना होगा 2, c माइनस b 1 और c माइनस ए 3। तो 2:1:3 उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर हम ये नहीं तोड़ पाते इस तरीके से, तब इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूं। अगर आप ऐसे ना तोड़ पाए तब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस सवाल का दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, और वो ये कि हम इन सबको जोड़ देते। पता है हम क्या करते, इन सबको जोड़ देते, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देते। तो ये कितना होता, 34 प्लस 61 प्लस 45, 4 और 1 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 और 1 13, 14 आ जाता। 14 को मैं 2 से काटता तो 7 बार कटता, यानी कि 70 आ जाता। 70। अब देखिए कोरिया का बच्चा है, यहां से बता सकता है कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 आ रहा है, अगर ये दोनों 61 आ रहे हैं तो ये 9 होगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 आ रहा है तो सी स्क्वायर 36 होगा, और 36 और 9 45, तो ये बी स्क्वायर 25 होगा। तो यहां से 9 25 36 निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका था। क्या आप इस सवाल को समझ गए। जैसे इस सवाल को करने का ये जो मैंने तरीका बताया, ये बेसिक है कि मैं 34 को किसी ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक कर दूं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो मैंने देखा कि यार 25 और 9 में कर सकते हैं, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, यानी एक संख्या 3 हो जाएगी और एक 5 हो जाएगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा अगर हम ऐसे ब्रेक नहीं कर पाते, तो हमने पिछली क्लास में तरीका जाना था कि अगर 3 चीजों का अनुपात दे दिया तो उनका सम करेंगे, जब सम करेंगे तो वो ट्वाइस आ जाएगा, और ट्वाइस सम करके 140 आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 आ गया। तो ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर 36 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको पता है टोटल तो 100 ही है ना, 100 में वो 64 है और बाकी बचा हुआ 36 पानी है। बाद में 30% रह गया 64 से। टोटल 100% पहले भी था, टोटल अभी भी है 100%। हमने 64 वाले को ही 100% मान लिया, हमने इसी को टोटल मिश्रण मान लिया। बेटा ये लो, इतना अच्छा तरीका कोई सिखाया आपको किसी ने। टोटल तो इस बार सेम है ना, ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा 64 में से कितना घटेगा कि 30 बचेगा, आपने कहा 34, और इस 34 की वैल्यू सवाल में कितनी थी, कितना निकाला है, 4 लीटर थी। हमें निकालनी कितनी है, शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा निकालनी है। तो पहले हम टोटल घोल निकाल लेते हैं शुरुआत में। टोटल घोल क्या होगा, एक की वैल्यू 4/34 और 64 की क्या होगी 4/34 गुणा 64। लेकिन अब तकलीफ क्या हो गई, इन्होंने पूछा है ये टोटल मिश्रण आ गया, ये टीएम आ गया भाई, टीएम। सवाल में कह रहा है कि हमें ये बताओ शुरुआती में घोल की पानी की मात्रा बताओ क्या आती। तो पानी तो भैया 36% था, तो मुझे इसका 36% निकालना पड़ेगा, गुणा 36/100। सारी चीजें ठीक थी, इसका 36% निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई, ये कितना होगा 2 और ये 17। ठीक है, बहुत गंदा आ रहा है भाई, देखना उत्तर सवाल में क्या आएगा गुणा भाग करके एक बार। सही है या गलत है, क्या पता हमारा उत्तर ही गलत हो। 64% था, पानी 64 था, फिर गड़बड़ कर दी ना हमने। हम तो गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे, गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि पानी मिला रहा है तो एसिड सेम है ना, तो हमें एसिड को ही टोटल मिश्रण मानना है।
एसिड पहले कितना है 36% और बाद में एसिड कितना है 30%। बोलो, पहले एसिड 36% है और बाद में कितना है 30%। कितना निकाल दिया हमने? 6 निकाल दिया। 6 की वैल्यू सवाल में 4 है। अगर बेटा 6 की वैल्यू सवाल में 4 है तो 36 की कितनी होगी? 24 लीटर। ये टोटल मिश्रण आ गया। अगर इस सवाल में टोटल मिश्रण पूछता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी हमें रोक लेती निकालने से, लेकिन इन्होंने वाटर पूछा है। वाटर क्या है भाई? वाटर 24 का 64% है। 64/100। 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 के 144 और 9 153, 15.36। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। इस सवाल को करने का इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। ये भी सवाल इन्होंने पेपर में पूछा है। देखो, ए, बी और सी ने 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? जब मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम जो प्रोपोर्शनल होता है वो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होता है। प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने कहा कि जी प्रॉफिट कितनी हुई है हमें, तो आप कहेंगे कि जी प्रॉफिट हुई है 2, 3 और 5। मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई थी? 3, 4 और 8, ठीक है। टाइम क्या होगा? P/I 2/3, 3/4, 5/8। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा एलसीएम? 24, 16, 18, 15। 16, 18, 15 टाइम का रेशियो है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? मैं पूछता हूं, क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? क्या ऐसे टुच्चे सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप कर पाएंगे? तो कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।